हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स को इसलिए पढ़ते हैं कि हम नेचुरल फिनोमिना को देखते हैं, उसको समझते हैं। नेचुरल फिनोमिना को देखते हैं, समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक लॉ बनाते हैं। जैसे न्यूटन ने देखा कि जो है सेब के पेड़ से सेब गिरा तो नीचे गिर गया, तो न्यूटन ने लॉ दिया। न्यूटन ने लॉ क्या दिया कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। तो इसके बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड फेमन, उन्होंने फिजिक्स को बहुत अच्छे ढंग से समझाया एक कहानी के रूप में। वो ऐसे समझाया कि एक चेस गेम को लेकर के उन्होंने फिजिक्स को समझाया। चेस गेम में क्या होता है, चेस गेम में दो पर्सन चेस खेल रहे होते हैं। दो पर्सन जब चेस खेल रहे होते हैं तो दोनों पर्सन जो है वो मूव करता है और एक थर्ड पर्सन जो है वो इस चेस गेम को देखता है और उसे उस चेस गेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो बहुत सारे इसमें जो है मूव होते हैं, बहुत सारे इसमें मूव होते हैं। घोड़ा होता है, हाथी होता है, प्यादा होता है, वो सबका अपना अपना मूवमेंट होता है। तो जब ये दोनों लोग चेस जान रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव कर, थर्ड पर्सन जो है वो देख रहा है और वो देख करके समझने की कोशिश कर रहा है कि ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट है। तो उसके बेसिस पे जब वो रिजल्ट निकालता है, एक लॉ बनाता है कि प्यादा जो है वो एक घर चलता है, तो वो एक उसने लॉ बनाया और बताया लोगों को कि पैदल जो प्यादा जो है वो एक घर चलता है, ठीक। और इस तरीके से जो है ऊंट है वो तिरछा चलता है। तो इस तरीके से जितने भी मूवमेंट है उसको देखा और उसने एक लॉ, उसके अकॉर्डिंग एक लॉ बनाता गया। और कभी कोई किसी मूवमेंट में गड़बड़ी हो गई तो उस लॉ को मॉडिफाई करके दूसरा लॉ बना दिया गया। तो इस तरीके से लॉ बनता चला जाता है। अब चेस से कैसे हम फिजिक्स को समझते हैं कि ये जो हमारा चेस है, ये चेस जो है, चेस और ये दो पर्सन है, ये हमारा नेचर है। ये क्या है? हमारा नेचर है। और जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या है? नेचुरल फिनोमिना। मूवमेंट क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। और जो थर्ड पर्सन देख रहा है, जो नेचुरल फिनोमिना के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, तो वो नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बेसिस पर ये क्या बना रहा है? लॉ बना रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से फिजिक्स पढ़ी जाती है, लॉ बनाया जाता है। अब लॉ बनाएंगे तो क्या होगा? लॉ बनाएंगे तो उसकी मैथमेटिकल, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स लॉ की मैथमेटिकल मॉडलिंग करता है। जैसे न्यूटन ने कहा कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट इज द लॉ। और लॉ की जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो है F = Gm1 m2 अपॉन r²। दिस इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द लॉ। अब ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसमें F क्या है? फोर्स है। m1 क्या है? मास है। m2 क्या है? मास है। r क्या है? डिस्टेंस है। तो ये जो है, ये मास, फोर्स, डिस्टेंस, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय मेजरमेंट एंड which describes the law, and measurement। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी हेल्प से हम लॉ बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मेजरमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं नेचुरल फिनोमेना की बात करें तो
सेब जो है वो पेड़ से नीचे गिरा। अब सेब जब नीचे गिरा तो उसका मास कितना था, किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरा, अर्थ पे टकराया तो किस वेलोसिटी से टकराया, कितनी हाइट पे था। तो ये सब क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मेजरमेंट भी करना जरूरी है। तो कैसे मेजरमेंट किया जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। मान लेते हैं ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ कितनी है ये हमें जानना है। तो लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी और लेंथ का मेजरमेंट का मतलब इसकी कितनी लेंथ है ये हमको जानना है। इज दैट क्लियर? तो अब क्या किया जाए, अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस लेंथ को हम ले लेते हैं। इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं इस लेंथ को। अब इस लेंथ को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, फिर हमने क्या किया, इसको इससे नापना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम वहां तक पहुंच गए। तो मान लेते हैं वहां तक पहुंच गए तो वो आया 20, मतलब 20 है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, तो हम ये कह देंगे कि जो इसकी लेंथ है वो इस लेंथ का 20 टाइम्स है। तो समझ में, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है इस लेंथ का 20 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, ये जो लेंथ हमने लिया, इस लेंथ को हमने एक स्टैंडर्ड लेंथ मानी और इस स्टैंडर्ड लेंथ का एक नाम दे दिया। मान लेते हैं नाम दे दिया हमने मीटर। तो इस लेंथ का हमने एक नाम दे दिया, उसका नाम मान लेते हैं वो मीटर है। तो जो नाम दिया है दैट नेम इज नोन एज यूनिट, दैट नेम इज नोन एज यूनिट। और मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या है, उस यूनिट से उस फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना और कंपैरिजन करने के बाद ये देखना कि वो उस यूनिट का कितने टाइम्स है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में, क्या करना है, एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को एक नाम दे देना है और उसको बोलेंगे हम यूनिट, और मेजरमेंट उस क्वांटिटी का क्या होगा, उस यूनिट से हम उसको कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट, कि वो कितने टाइम्स है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू ले ले तो कोई कुछ भी ले ले, हमने इसको ले लिया, कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया, तो ऐसा नहीं है। जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कि जब लिया जाएगा, बताया जाएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सेप्टेंस होगा, हर कंट्री में उस यूनिट को माना जाएगा। अपनी मर्जी से नहीं कि जिसको जो मर्जी वो यूनिट बना ले। ओके, तो ये बात हो गई यूनिट की। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट बनाएंगे। अब यूनिट बन गई, फिजिकल क्वांटिटी बन गई। तो अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ है। जैसे मान लेते हैं इसकी लेंथ है 20 मीटर, तो 20 मीटर में दो चीज़ें, एक तो मीटर है, यूनिट है, और 20 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी कि 20 बता रहा है कि ये कितने टाइम्स मीटर है, और मीटर क्या है, उसकी यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं n इंटू यू। n क्या है, 20 है, और u क्या है, मीटर। तो p इक्वल टू n इंटू यू। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ। अच्छा, एक चीज और देखो, 20 मीटर एक यूनिट है और दूसरी यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो 20 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 सेंटीमीटर। 2000 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.02 किलोमीटर। 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर में तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। तो 20 मीटर 2000 सेंटीमीटर 0.02 किलोमीटर। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी है और सबसे कम न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी है, इसकी। तो हम क्या देखते हैं कि और मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में किलोमीटर जो है लार्ज यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, और मीटर सेंटीमीटर से बड़ी है और
किलोमीटर से छोटी। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी और यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। जितनी ज्यादा बड़ी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी, जितनी छोटी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी। बात समझ में आ गई? अगर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 u है तो n इज इक्वल टू k अपॉन u implies that nu is equal to k। तो nu is equal to k का मतलब क्या हुआ कि अगर n1 u1 है और n2 u2 तो दोनों क्या होगा बराबर। n1 का मतलब 20, u1 का मतलब मीटर, इक्वल टू n2 का मतलब 2000, u2 का मतलब सेंटीमीटर। तो n1 u1 इक्वल टू n2। इस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा लीजिए। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल 1 न्यूटन में कितना टाइम होगा, हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट इन द 1 न्यूटन। तो इसमें n1 को हम मान लेते हैं 1 और u1 को मान लेते हैं न्यूटन, और क्वेश्चन मार्क यानी कि n2 हमको नहीं पता, यही हमको जानना है। और u2 कितना है, u2 इज टाइम। टाइम जो है फोर्स की यूनिट होती है CGS सिस्टम में, आप लोग पता होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u। तो व्हाट इज n1, n1 इज 1, व्हाट इज u1, u1 इज न्यूटन, व्हाट इज n2 नहीं मालूम, व्हाट इज u2, u2 इज टाइम। न्यूटन का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एक यूनिट। टाइम क्या है, सीजीएस सिस्टम में है, तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड करेंगे। क्लियर? चलो, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर n2। ग्राम की जगह ग्राम, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर। तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 10 टू द पावर ऑफ 3 है, 10 टू द पावर ऑफ 2, ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ 5। ये कहाँ है, क्या है, n2 वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर ऑफ 5। यहाँ पे n2 की वैल्यू रख दो तो 1 न्यूटन इस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से n1 u1 टू n2 u2 पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।